अस्सलामुअलैकुम जी, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज ही हम बात करेंगे जरा पाकिस्तान में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अक्सर ही, बल्कि हम अब देखने लगे हैं कि बहुत ज्यादा लोग शिद्दत पसंद होते जा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा है, टॉलरेंस बिल्कुल नहीं रहा है एक दूसरे की बात सुनने का, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने का। तो उसकी बहुत ही ताजा मिसाल अभी हमने देखी कि किस तरह से जो है वो कोर्ट के अंदर जाके एक आदमी ने जो है वो दूसरे को जो है वो गोलियां मार दी और सब लोग देखते रहे, किसी ने कुछ नहीं कर पाया, कोई या कुछ करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन उसके बजाय हमने ये देखा कि जिसने मारा था उसको बहुत हार फूट पहनाए जा रहे हैं, उससे बहुत तारीफें की जा रही हैं कि जी उसने बहुत अच्छा काम किया है। ये सब चीजें और इसके साथ बहुत कुछ हम और डिस्कस करेंगे जिसमें कि माइनॉरिटी भी शामिल है कि अगर हम अपने आप को एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे तो हम माइनॉरिटी को कैसे बर्दाश्त करेंगे। हमारे यहाँ जो हिंदू रहते हैं, जो पारसी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ हम क्या सलूक कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। क्योंकि कराची में जो एक कंपाउंड था, पारसी कंपाउंड, वो अब तकरीबन पूरा खाली हो गया है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है कि वो सब पारसी कहाँ गए। क्योंकि जब हम हिंदुओं की बात करते हैं तो हमें कह दिया जाता है कि जी वो तो बांग्लादेश चले गए, लेकिन पारसी कहाँ गए, क्या पारसी भी बांग्लादेश चले गए हैं। इसी तरह के बहुत सी बातें हमने करनी। आज हमें ज्वाइन किया है एलिया ने। एलिया जहरा जो है वो एक जर्नलिस्ट हैं और हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा शो के एंड में हमने परवेज हुड भाई से रिक्वेस्ट की थी कि वो हमें ज्वाइन करें, लेकिन वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं और उन्होंने कहा कि कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा था, तो उन्होंने कहा कि मैं उनको क्वेश्चंस भेज दूं और वो उसके रिप्लाईज करके हमें वापस भेज देंगे। तो इस शो के एंड में हम जो परवेज हुड भाई ने बात की होगी वो भी हम साथ ही इसके साथ अटैच कर देंगे, तो आप सुन पाएंगे कि डॉक्टर परवेज हुड भाई ने क्या कहा है इन सारे इश्यूज के ऊपर। तो चलते हैं हम अपने मेहमान की तरफ और बात शुरू करते हैं। बहुत शुक्रिया लिए कि आपने ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले क्या समझती हैं आप जो अभी रिसेंटली पेशावर में केपीके में एक हुआ है वाकया, जो गोलियां मार दी हैं कोर्ट के अंदर। देखिए एक मतलब समझते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ है जी। बिल्कुल ये एक बहुत ही हॉरिफिक और बहुत ही खौफनाक वाकया है, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सरप्राइजिंग है या शॉकिंग है किसी भी तरह से, क्योंकि ऐसे वाकयात हो चुके हैं पाकिस्तान में पहले भी। और जिस तरह से वो बंदा जो है वो अंदर आया कोर्ट रूम के अंदर, उसने उसको ना इस बात की परवाह है कि यहाँ पे पुलिस है, ना उसको इस बात की परवाह है कि वो अरेस्ट हो जाएगा। और उसने कोर्ट के अंदर आते हुए, कोर्ट की जहाँ पे जज साहब बैठे हुए हैं उनके जज साहब के बिल्कुल सामने उसने जो है वो इतनी ज्यादा 5-6 शॉट्स फायर किए और उस बंदे को जो है वो गोली मार दी, वो कत्ल कर दिया। और अभी आज मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी कि सीसीटीवी फुटेज आ गई है इसकी इंसिडेंट की, तो वो नजर आ रहा है कि वो आराम से आता है और मतलब ये भी नहीं कि एक गोली मार के वो चला जाए, वो ही मेक्स श्योर कि वो मतलब जो बंदा उसका टारगेट है वो मतलब कत्ल हो जाए और वो करे। तो ये देखें कि ये हम इस तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं। हमने देखा कि सलमान तासीर जो गवर्नर थे पंजाब के 2010 में, उनको कत्ल कर दिया गया था उनके अपने ही गार्ड ने, उनके ऊपर भी ब्लास्फेमी का जो इल्जाम उसने लगाया था। और ये अब यहाँ इस केस के अंदर ये जो टारगेट था, ये जो जिसको कत्ल किया गया वो अहमदी फेथ से पहले बिलोंग करता था, फिर रिसेंटली वो कन्वर्ट हुआ था, मतलब फॉर्मर अहमदी कह रहे हैं उसको। तो ये एक बिल्कुल ऐसा इंसिडेंट हो सकता है कि शायद उसने सोचा हो कि ये उसको पता ना हो कि वो कन्वर्ट हो गया, अहमदी समझ के मार दे। बिकॉज ऐसे भी होता है कि वो आपकी मिस्टेकन आइडेंटिटी की वजह से ना आपको उनको लगता है कि ये शायद अहमदी होगा, तो इसलिए उन्होंने उसको मार दिया होगा। और लेकिन उस पर ये तो बड़ी बात है कि ब्लास्फेमी का इल्जाम लगाया हुआ था, तो तौहीन रिसालत का उसका ट्रायल चल रहा था। तो जब ये अब ट्रायल चल रहा है, अभी हमें नहीं पता उसने क्या कहा है, और अब ये भी रिपोर्ट्स आ रही कि वो मेंटली अनस्टेबल था। तो ये जो एक आप देखें कि इस कदर ये जुल्म है कि एक मेंटली अनस्टेबल जो इंसान है वो क्या बात करता है, उसे क्या पता कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। और वो अगर कोई इस तरह की बात उसके मुंह से निकल जाती है तो उसको हमारा ये ब्लास्फेमी जो लॉ है ये इतना मैं कहती हूँ कि ड्रैकोनियन किस्म का कानून है। और इस पे हम बात भी नहीं अगर करेंगे तो हमें भी हमारे ऊपर फतवे आना शुरू हो जाएंगे कि आप क्या कर रही है। लेकिन इस कानून का जो इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि आपको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब ये केस चल रहा था, कोई सबूत मतलब इस तरह नहीं था कि उसको कोर्ट ने कोई सजा नहीं सुना दी थी अभी, लेकिन उसके ऊपर जो है वो सिर्फ इल्जाम लगना ही काफी होता है। अब इसका मतलब है कि आप सोचें जी। जी, लेकिन आप देखें कि अगर आप जैसे कह रही हैं कि वो कन्वर्ट हो गया था, फर्ज करें वो नहीं हुआ था, फिर भी
ये कौन होते हैं, खुदाई फौजदार हैं, कौन है, इन्हें किसने राइट दिया कि किसी को मार दें? और फिर 58 कानून अपने हाथ में लेने की तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए इस्लामिक कंट्रीज जो है कितनी सारी है, 58 ऑलमोस्ट, शायद 58 कंट्रीज हैं, तो उसमें किसी जगह भी ये ब्लास्फेमी लॉ जो है वो नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में है। और ये इस तरह का इल्जाम लगा के बगैर किसी सबूत के, अव्वल तो मैं कहती हूँ सबूत भी अगर है फिर भी किसी को हक नहीं है कि वो किसी को मार दे। तो ये इस चीज पे कैसे जा सकते हैं कि जी वो उसने ये कहा था, अब बताया जा रहा है कि जी जहनी तवाजुन ठीक नहीं था, मेंटली जो डिसेबल था, ये था वो था। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है, जब सलमान तासीर साहब को शहीद किया गया था तब भी जो जो कातिल था, जो मुमताज कादरी, उसको हारपू पहनाए जा रहे थे और कितने लॉयर्स जो थे इतने पढ़े लिखे वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर उसका एक छोटा मोटा मजार टाइप का भी कुछ बना दिया। मतलब मेरा तो यकीन ही उड़ गया मजारों पे से कि इस तरह के लोगों के मजार बन रहे, शर्म नहीं आती आपको? बिल्कुल। बिल्कुल, उसके जनाजे के ऊपर इतने सारे लोग थे कि लग रहा था जैसे पता नहीं कितने किसी सियासतदान की रैली होती है, इतने लोग उसके जनाजे पे थे। तो ये देखिए हमारी रियासत की पॉलिसी थी। मैं फिर से कहूंगी, हमने ये शुरू किया ज़ियाउल हक के टाइम पे। हम अब ज़ियाउल हक को कहते हैं कि ठीक है वो दौर सही नहीं था, गलत था। तो अगर हम उसको गलत समझते हैं तो फिर हमें उसके जो असरात हैं उनको अंडू करने की, उनको फिक्स करने की भी तो कोशिश करनी चाहिए ना। ये एक उनमें से एक बहुत सारी जो इस्लामाइजेशन की उसने शुरू की थी ज़ियाउल हक ने, पॉलिसीज, रिग्रेसिव पॉलिसीज एज अ स्टेट अपनाई पाकिस्तान में, उसकी वजह से ये हाल हुआ कि मतलब ज़ियाउल हक से पहले का जो पाकिस्तान था वो मतलब इस हद तक इंटॉलरेंस नहीं थी उसके अंदर। तो हमने कभी कोशिश नहीं की कि हम उस दौर को जो है वो मतलब जो हमारी वहां पे जो गलतियां हुई थी, मतलब गलतियां नहीं, एक स्टेट की पॉलिसी रही थी हमारी, तो हम कोर्स करेक्शन की तरफ जा सके, हम अपना जो अपनी पॉलिसीज है उनको सही कर सकें, बेहतर कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ एफर्ट नहीं हो रही है। तो आप देखें कि ये एमपीए एक थे पीटीआई के, उन्होंने, मैं देखी थी कल, अपनी उसको जो है अपनी प्रोफाइल पिक्चर चेंज कर दी, जो कातिल है उसकी लगा दी, और उसके एडिट कर, फोटोशॉप से एडिट करके तो फूल भी लगा दी उसके। आप देखें जरा कि ये इस तरह। उसके अलावा एक और सियासतदान है, कोई जेयूआईएफ से उनका ताल्लुक है, मुफ्ती किफायतुल्लाह, उन्होंने भी जो है वो कहा कि ये ट्विटर के ऊपर ट्वीट की कि ये बहुत अच्छा फैसला है और ये पहली, कहते हैं पहली बार कोर्ट के अंदर इंसाफ मिला है। तो आप देखें कि अब इस तरह का माइंडसेट जब होगा, और ये हमारे एजुकेटेड लोग हैं, हमारे सियासतदान हैं जो हमें मतलब दे आर सपोज्ड टू नो बेटर, दे आर सपोज्ड टू लीड द पीपल एंड टेल देम कि क्या सही है क्या गलत है। वो जब इस तरह करेंगे तो आप खुद सोच सकते हैं कि एवरेज जो इंसान है, पाकिस्तानी है, उसका क्या दिमाग होगा। तो आई थिंक ये हमें यहाँ पे मतलब रूट कॉज को जब आप आइडेंटिफाई नहीं करते ना, तो फिर आप मसले की हल की तरफ नहीं जा सकते। रूट कॉज ये है कि हमें इस तरह का हमारा जो तालीमी निज़ाम है वो इस बात को इनकरेज करता है। हमने अपने बच्चों को कभी क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ नहीं लेके आए कि आप जो है कुछ मतलब इस तरह की बात करें कि आप सवाल उठा सकें या कुछ करें। जब आप उनको ये बताते जाएंगे कि ये इस्लाम है, इस्लाम के नाम पे बनाए, और मतलब इस्लाम से आप इतना ऑब्सेस्ड हो जाएंगे कि उसको आप एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज जो है उसकी तरफ चले जाएंगे और आप इसको टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो फिर ऐसा इसी तरह होगा ना। मतलब आप देखें कि हमारी रियासत में मुमताज कादरी को जैसे ग्लोरीफाई किया गया था, जैसे उस सारे लॉयर्स जो थे, वो लॉयर्स जिन्होंने कहा था कि हम इसका फ्री में केस लड़ेंगे क्योंकि इसने बहुत बहादुरी का काम किया, वो सब एजुकेटेड थे। और हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कहा कि ये मुमताज कादरी जो है इसको फांसी नहीं देनी चाहिए, और जब उसकी फांसी हुई तो उस पर बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जो वो सारे एजुकेटेड थे। ठीक है, वो अनएजुकेटेड ये नहीं है कि तालीम का उसमें कोई लेना नहीं है, माइंडसेट की बात होती है। तो आप देखें जब इस तरह वो करेंगे, जब इस तरह ग्लोरिफिकेशन होगी, जब आपको बताया जाएगा कि अगर आप किसी ब्लास्फेमर को, किसी तौहीन रिसालत करने वाले को जिसपे सिर्फ इल्जाम हो, अगर आप कत्ल करेंगे तो आप एक हीरो बन जाएंगे और आपको सब लोग ऐसे ग्लोरीफाई करेंगे, आपको फूलों के हार पहनाए जाएंगे, आप बगैर कुछ काम किए बस इतना सा आपने गोली चलानी है, उस बंदे को मारना है, उसकी जान लेनी है, और आपको क्या होगा, आप हीरो के स्टेटस पे पहुंच जाएंगे। तो लोग क्यों नहीं करेंगे? और जब उनको पता हो कि हमारी रियासत कुछ नहीं कहेगी, आपको आपके जुर्म की सजा भी आपको नहीं मिलेगी, आपको जो है वो ग्लोरीफाई किया जाएगा, तो फिर लोग ऐसे करेंगे, हमारे नौजवान ऐसे करेंगे। तो ये रियासत की पॉलिसी है जिसे बदलने की जरूरत है, इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। हम ठीक है इस बंदे को अरेस्ट आप कर भी लें, लेकिन ये और ऐसे वाकयात होते रहेंगे जब तक हमारी रियासत जो है वो ये फैसला नहीं कर लेती कि हमें रोकना है इसको। तो रियासत तो खुद भी डरती है ना इन लोगों से रियासत को खुद भी डर लगता है। जैसे मशाल खान का जो केस था, उसमें तो सब यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स थे ना, कोई बाहर से तो नहीं आया था, कोई मदरसे का पढ़ा हुआ तो नहीं था, वो सब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जिन्होंने इस तरह से उसको मार डाला।
और कितने बेरहम लोग थे कि कैसे जो वीडियो आई थी, जो फुटेजेस आई थी मीडिया में, कि कैसे वो जो साइड पे गमले रखे हुए थे वो तक उठा के उसको मार रहे थे। कि उसकी उसकी मदर ने कहा कि जब उसका हाथ पकड़ा उन्होंने उसके जनाजे से पहले तो उसकी सारी उंगलियां टूटी हुई थी। इतने बेरहम लोग हैं हम, इतने जालिम हैं। और सबसे ज्यादा ये चीज जो सबसे ज्यादा मुसलमानों के दिमाग में है, शायद किसी और मजहब में शायद ही हो, कि जो जन्नत का कॉन्सेप्ट बना दिया गया है ना, कि बस यहाँ तो कोई जिंदगी है नहीं, बस जो भी है वो जो है वो जन्नत में जाना है और मरने के बाद है, तो उसमें उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अभी कुछ अरसे पहले मुझे एक साहिबा मिली, उनके साथ एक बच्चा था छोटा, तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो वो मुझे कहने लगी कि अभी इसे मदरसे में डाला है, उससे इसका दिमाग खुल जाएगा, उससे इसका दिल खुल जाएगा, उससे बच्चा ही। मैंने कहा अच्छा चले, पूरा बच्चा खुल गया आपका, अब मुझे बताएं ये कौन सी क्लास में पढ़ता है। तो उन्होंने उसे किसी स्कूल में नहीं एडमिशन करवाया था, उन्होंने उसको किसी मदरसे में डाला हुआ था। और वहां से मैं ये नहीं कह रही कि सारे मदरसे इसी तरह सिखाते होंगे, लेकिन मेजोरिटी जो है वो अजीब अजीब किस्म के जिहाद जिहाद को इन्होंने एक कहना चाहिए एक अजीब सी नेगेटिव कुछ बना दिया है, कि अब जहाज सुन के लगता है कि शायद कहीं फटने के लिए जा रहा है कोई, हर चीज में यही लगता है। और इसी तरह से माइनॉरिटी के साथ जो ये कर रहे हैं, कि बहुत से लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, मेरे शोज में भी आए हैं, उन्होंने कहा कि पेशावर में भी शायद या केपीके में भी शायद इस तरह से है कि उनके पास शमशान घाट नहीं है, कि जहाँ पे वो अपने जो है वो जनाजे ले जा सके, उसके लिए उनको कहीं दूर दराज के इलाके में जाना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी को परवाही नहीं है, ना गवर्नमेंट को, ना फेडरल गवर्नमेंट को, ना सूबाई गवर्नमेंट को, कि उनके लिए कुछ करे। और अगर बोलेंगे तो बस फिर आपको पता है कि किस तरह से लोग सोशल मीडिया पे बात करते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि जब ये माइंडसेट है हमारा, तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई सुधर सकते हैं देखिए, क्या? आपने बिल्कुल सही बात की कि माइनॉरिटीज का जो पाकिस्तान के अंदर हाल है वो बहुत खराब है। और इससे भी ज्यादा बुरी बात और परेशानी की बात यह है कि हमारे जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे इस बात को, उनको उन्होंने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। हमारे टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत ही अमन पसंद मुल्क है, जहाँ पे सारे मजहब जो है वो बाहमी इत्मीनान और हार्मनी के साथ रह रहे हैं, जो कि असल में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे ये अब जो हमने अभी डिस्कस किया है पहले, ये एक अहमदी फेथ की वजह से आई थिंक ये किलिंग हुई है। उसका ताल्लुक अहमदी फेथ से था जो कत्ल किया गया, लेकिन उसको जो है वो बाद में वो कन्वर्ट हो गया था। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि गोइंग बाय द पास्ट केसेस कि वो ये होगा कि उन्होंने समझा होगा कि ये क्योंकि अहमदी है तो इसलिए हम कहते हैं। ब्लास्फेमी का इल्जाम भी एक फैक्टर होगा, लेकिन उसका जो फेथ है वो भी एक फैक्टर होगा। और हमें पता है कि अहमदीज का क्या पाकिस्तान के अंदर हाल है, उनको आप मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करने देते अपनी आइडेंटिटी के साथ, वो बता भी नहीं सकते कि वो है। परसिक्यूशन और जो टारगेटेड किलिंग्स उनकी होती है वो तो एक तरफ है, उनको आपने उनका एक तरह से इकोनॉमिक बॉयकॉट किया हुआ है। उनकी अगर आपने किसी के ऊपर किसी का बिजनेस आपने बिठाना होता है तो उस पर इल्जाम लगा देते हैं ये अहमदी है, इससे ना खरीदो कुछ, तो वो ऐसे हो जाता है। और आप देखेंगे लाहौर में जहाँ पे रहती हूँ उसके अंदर आप किसी मतलब बड़े प्लाजास के अंदर जाएं तो बाहर वो लिखा होता है काफी दुकानों के ऊपर कि अहमदी यहाँ दाखिल ना हो, अहमदी पहले इस्लाम में दाखिल हो फिर इसके अंदर दाखिल हो। तो ये आपने मतलब देखिए इस हद तक नफरत फैलाएगी, और ये नफरत खुद से तो ही आ जाती है ना, ऑटोमेटिकली तो किसी के दिल में या दिमाग में नहीं आ जाती। वो ये होगी जब उनकी इंडोक्ट्रिनेशन की जाएगी, जब हमारी रियासत हमारी हुकूमत उनको बताएगी कि ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि ये आप इनको मतलब उनको बैन करते हैं, आप इसके ऊपर अहमदीज के ऊपर बैन लगा दें, ठीक है, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो अपनी मतलब अगर वो करना चाहे कुरान पाक की तिलावत करना चाहे उस बात पे उनको पुलिस अरेस्ट कर देती है, और मरने के बाद भी उनको सुकून नहीं मिलता है। उनकी जो कब्रें होती हैं, ऐसे भी वाकयात हुए कि उनकी कब्रों की बेहरमती की गई कि उन्होंने उसके ऊपर जो कलमा क्यों लिख दिया आपने वो नाम के साथ, और वो इस तरह। तो ये और फिर मतलब सब माइनॉरिटीज के साथ ऐसे है। हिंदूज के जो है वो सिंध के अंदर फोर्स कन्वर्जन होती हैं, लड़कियां जो है उनको अगवा किया जाता है, उनको फिर जबरदस्ती उनसे शादी की जाती है उनकी मर्जी के बगैर, फिर उनसे बयान मौजूद है मियां मिट्टू, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। मियां मिट्टू के साथ प्राइम मिनिस्टर और दूसरे लोग जो मिनिस्टर्स हैं या जो वहां के असर रसूख वाले लोग हैं वो जाके बड़े फख्र के साथ तस्वीरें बनवा रहे होते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। अगर इनकी बेटी को उठा के ले जाए तो क्या उसके बाद कह देते जी अपनी पसंद की शादी की थी। मुझे बताएं, एक 14-15 साल की जो बच्ची होती है उसकी क्या अपनी पसंद होती है? बिल्कुल पसंद की चली गई ना, समझ एक आती चली है गई, कि 2 चली गई, 3 चली गई, साल में 1000 बच्चियां उनकी उठाई जा रही हैं। और 1000 बच्चियों को साल में अचानक से इस्लाम पसंद आ जाता है।
अचानक मैं आपको पता लग जाता है। ये बिल्कुल क्लियर कट सेक्सुअल अब्यूज का हाँ, केस है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का केस है, जो ये इस तरह करते हैं। आप मुझे बताएं कि ये जो अपनी मर्जी से जो है चली जाती हैं लड़कियां और इस्लाम कबूल कर लेती हैं अपनी मर्जी से, तो ये कभी कोई किसी बुरी औरत ने क्यों नहीं इस्लाम कबूल किया? हाँ, कभी कोई मर्द क्यों नहीं वहां पे इस्लाम कबूल कर लेते? सिर्फ अरे, यंग लड़कियां ही क्यों करती हैं? हम्म, क्योंकि वो उन्होंने सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए उनको इस्तेमाल करना होता है, कि वो उनसे जो है वो इस तरह करेंगे और फिर जबरदस्ती उनसे शादी करेंगे। और हमारे पास मतलब जितनी भी आप कोशिश कर लें, कानून नहीं है। आप देखें कि इसके ऊपर जब उस पर बात होती है कि ये रोकना चाहिए, तो हम उसके ऊपर भी इस्लाम ले आते हैं कि आप क्यों इसके खिलाफ हैं? अगर कोई अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रहा है तो आप क्यों उनको रोकना चाहते हैं? वो मर्जी, ठीक है, मर्जी से करें, बिल्कुल करें, लेकिन वो मर्जी नहीं हो रही ना उनकी, ये हाँ, है ये बात। मैं आपको बताऊं, मेरी एक फ्रेंड है जिनका ताल्लुक कैलाश से है। कैलाश में आपको पता है कि वहां मुस्लिम्स नहीं रहते। कैलाश उनका अपना कोई उनका रिलीजन होता है। तो वो मुझे बता रही थी कि उनके यहाँ से एक उनकी किसी रिलेटिव को यहाँ लाहौर या कराची या इस्लामाबाद पता नहीं कहाँ पे कोई जो है वो शादी करके ले आया कि जी बड़ा पसंद है। एक साल के बाद, जिसे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ, इस्तेमाल करके उस लड़की को एक साल के बाद घर से बाहर निकाल दिया, बाहर फेंक दिया कि जी ये तो नॉन मुस्लिम है, ये हमारे साथ नहीं रह सकती, ये तो काफिर है करके उसको बेचारी को वापस कैलाश में भेज दिया एक बच्चे के साथ। बच्चा भी हो गया उनका इतने अरसे में, और उसको बच्चे समेत बाहर निकाल दिया। इन लोगों को के ऊपर किसी किस्म का कोई कुछ नहीं हो सकता कि कोई इनके ऊपर केस कर दे या कुछ हो जाए। इसी तरह चलता रहेगा आपको लग रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने हाँ जी, मैं और आप तो बात कर लेते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि जो हम बातें कर रहे हैं, आपने ये टॉपिक चूज किया और आई थिंक इट्स वेरी कंसिडरेट ऑफ यू कि आप इस टॉपिक को कर रहे हैं कवर। आप मुझे बताएं कि और कितने लोग हैं मीडिया के अंदर, मतलब मैं ये कोई हमारी अपनी तारीफ नहीं करी, बट आप मुझे बताएं कि और कौन है जो डिस्कस इसको कर लेता है। मतलब मैं जो नया दौर है, जो वेबसाइट है जिसको मैं वो करती हूँ, उसके ऊपर आप देखें कि मैं जो हम इस तरह की चीजें लगाते हैं, ज्यादातर हमें कमेंट्स इस तरह के आ रहे होते हैं कि आप क्यों इसको कवर कर रहे हैं, आप तो पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे करना चाहते हैं। अब हमें फिर यहाँ पे सबक दिया जाता है कि आप पॉजिटिव रिपोर्टिंग क्या करें, आप पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा सामने लाएं। भाई क्या पॉजिटिव है? हम क्या मतलब, ठीक है, बहुत पाकिस्तान की 24 घंटे हम ये तो नहीं कर सकते ना कि बहुत खूबसूरत पहाड़ है, हम कैसे इग्नोर करें कि यहाँ पे क्या हो रहा है और जो लोगों का कत्ल हो रहा है और जो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन हो रही है मजहब के नाम पर, वो जब तक चलती रहेगी तो वो हम उसको इग्नोर करके अगर वो करेंगे तो ये डिसऑनेस्टी होगी ना अपने प्रोफेशन के साथ, कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम ऑनेस्ट नहीं है अपने काम के साथ। अच्छा, बहुत हम बनते हैं ना, बहुत हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ ये नहीं होगा, हमारे यहाँ वो नहीं होगा। जब लॉकडाउन हुआ था बिल्कुल स्टार्ट में, जब ये कोरोना वायरस का शुरू हुआ था और लॉकडाउन किया था गवर्नमेंट ने, आप यकीन करें पूरे इस्लामाबाद में सब लोग अगर किसी चीज के लिए भागे भागे फिर रहे थे तो वो शराब थी। हर कोई पूछ रहा था मेरा, क्योंकि एम्बेसीज में भी आना जाना है, तो मुझे फोन कर करके कि वो अर्जू कहीं से ड्रिंक मिल जाएगी, अर्जू कहीं से ये मिल जाएगा, कहीं से वोडका मिल जाएगा, कहीं से फला चीज मिल जाएगी। यानी उनका ये था कि वो स्टॉक जमा कर लें। उस वक्त इनका इस्लाम खतरे में नहीं आता। हम अगर आप ये ये मौलाना, एक सेकंड, ये जो मौलाना है ना हमारे, जितने फेमस फेमस आप कह लें जिनको भी, अगर हम इनका ब्लड टेस्ट करें और इनका चेक करें ना, तो आधों में से ज्यादा जो है ना उनके जो ब्लड है उसके अंदर से अल्कोहल मिलेगी। और ये इसमें सब जानते हैं, बहुत से तो पी के आ जाते हैं टीवी पे और फिर कुछ भी बोल रहे होते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ, मौलाना साहब की, हसन निसार साहब की बात नहीं कर रही। तो मुझे पता है आप किसकी बात कर तो, रही हैं। तो एक तरफ ये दोगलापन है ना, आप डबल फेस्ड हैं आप, इसका मतलब है हिपोक्रेसी चल रही है फुल स्पीड से, वो भी। बिल्कुल आपने ये सही बात की है कि ये इतनी ज्यादा हिपोक्रेसी है कि आप 24 घंटे इस्लाम को बेचते रहते हैं, इस्लाम के नाम पे आप इस्तेमाल करते रहते हैं, उसको लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि आप इस तरह करें, और असल में आपका कॉन्टेक्ट खुद ये होता है। आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर अभी ये एक सीरीज चल रही है एर्तुगरुल, जो बहुत फेमस है, हमारी प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली उसको पीटीवी के ऊपर चलाया है, और पता नहीं क्या उसका हमारे कल्चर से ताल्लुक है, लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है। तो उसके ऊपर आप देखें कि वो उसकी जो मेन कैरेक्टर हैं, जो फीमेल लीड कैरेक्टर हैं, उनको इंस्टाग्राम पे हमारे पाकिस्तानी जो मर्द हैं वो जाके कमेंट कर रहे हैं कि आप ये क्यों इस तरह के कपड़े आपने पहने हुए हैं, आप तो वहां पे आपका कैरेक्टर इतना अच्छा है, आप तो एक मुसलमान औरत है, तो आप कैसे कर सकती हैं? और वही जो लोग हैं ये इस तरह की मोरल पुलिसिंग करने वाले, वो जाके पॉर्न वेबसाइट देखते हैं। पाकिस्तान का नाम जो है वो वन ऑफ द टॉप पॉर्न सर्चर कंट्रीज के अंदर है, कि जो जहाँ पे सबसे ज्यादा पॉर्न सर्च किया जाता है और देखा जाता है। तो अभी ये हिपोक्रेसी है बिल्कुल। जी अभी देखिए, अभी रिसेंटली आपने वो न्यूज भी पढ़ी होगी जिसमें
कुछ लड़कों ने एक बिल्ली तक को नहीं छोड़ा। तो बिल्ली ने ऐसे कौन से कपड़े पहने हुए थे जो इन्होंने बिल्ली के ऊपर अटैक कर दिया है? मुझे शर्म आती जी है बिल्कुल। कि इस तरह के लोग पाकिस्तान में हैं। और इस तरह के शायद इसलिए भी हैं कि बहुत ज्यादा जब आप कंजर्वेटिव होने की कोशिश, नाकाम कोशिश करते हैं, तो इसी तरह की जनरेशन निकलती है बाहर। अजीब, मतलब सुन के अजीब लगता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये हमने इसको मतलब हमारे यहाँ पे इतना इसको, अब वो उन्होंने ऐसे क्यों किया, वो एक इतना ये जो एक मेल फीमेल ताल्लुक होता है इसको इतना हमने वो बनाया हुआ है ना कि ये इतना ज्यादा कोई गलत बात है क्या आप नहीं कर सकते, कि वो फिर लोग एज अ रिजल्ट डेस्परेट हो जाते हैं इतना ज्यादा कि उनको बस ये इस तरह की हरकतें फिर करते हैं। और ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमें जो कहा जाता है कि आप कपड़े जो है वो सही पहने, और ये अगर कोई मतलब रेप केसेस होते हैं तो उनमें ये फॉरन से जो विक्टिम का कैरेक्टर होता है वो सबसे पहले सबसे आसान तरीन जो तरीका है किसी भी औरत पे अटैक करने का, उसको क्रिटिसाइज करने का, वो ऐसी कोई बात ना भी करिए, उसको ओपिनियन से आप डिसएग्री कर रहे हो, आपने सबसे पहले उसके कैरेक्टर पे आ जाते हैं ये, और कहते हैं कि वैसे इस्लाम की बात करते हैं, लेकिन गालियां जिस तरह की देते हैं, ऑनलाइन अब्यूज जो करते हैं, अगर थोड़ा सा कोई डिसएग्री कर ले तो ये आप बिल्कुल हिपोक्रेसी है। और ये इसलिए है कि मैं फिर कहूंगी हमारी हमारी बच्चों को बताया ये गया, शुरू से ब्रेन वॉशिंग इस तरह से हुई है, एक बहुत सिस्टम, ये ऐसे ही नहीं हो गया, ये एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको जो है वो ये कहा गया, हमारी इस्लाम जो है उसको, हम जब पाकिस्तान बना तो हमने ठीक है इस्लाम के नाम पे बना, जो भी है वो आप सही है, हम इस्लाम रखें, लेकिन आप इस्लाम अपना अपना प्रैक्टिस करें ना अपने घर पे, आप नमाज पढ़ें, आप जो भी करना चाहते हैं आप करें। जो ये इस्लाम को पब्लिक लाइफ में ले आते हैं इस तरह और फिर उसको इस्तेमाल करते हैं दूसरे लोगों पे जो है वो मुसल्लत करते हैं अपना ओपिनियन, इस्लाम में तो ये नहीं है। इस्लाम तो कहता है कि देयर इज नो कंपल्शन इन रिलीजन, ये कुरान के अंदर लिखा है, ठीक है। तो जो ये लोग जबरदस्ती इन्फोर्स करने की कोशिश करते हैं अपना ओपिनियन किसी और के ऊपर, और फिर ये होता है तो ये, और ये कोई एक दो लोग नहीं है, ये हमारी मतलब अनफॉर्चुनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारी स्टेट जो है वो ये कह रही है कि आप नहीं कर सकते, कि आपने जो है वो ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात नहीं करनी। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में जो इस तरह की बातें लिखी हुई, ये थोड़ी सी मतलब काफी ऐसी चीजें कदम है हमारे बोलने पे भी है कि आप ये नहीं बोल सकते, आप वो बोलेंगे तो आप पे ब्लास्फेमी लग जाएगी। तो ये तरीका है फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकने का, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के अंदर जो है वो पहले ही पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, यहाँ पे ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, वो क्यों चाहेंगे कि वो ऐसी कोई बात करें, वो नहीं करेंगे। तो ये एक तरीका होता है, हर जगह पे हर लेवल के ऊपर इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है इस मजहब को। और मेरे ख्याल से अगर आप सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो मैं पहले भी ये कहती हूँ और अब भी कहूंगी कि सोल्यूशन बहुत आसान है, बिल्कुल सीधी है, हमारी रियासत डिसाइड कर ले कि हमने रोकना है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पॉलिसीज रही हैं, हम आपको पता है कि अब मैं वो उस पर ये थोड़ा सेंसिटिव है तो मैं ज्यादा इससे बात नहीं करूंगी, लेकिन हमने मतलब आपको पता है कि हमने किस तरह से इन दहशतगर्द ग्रुपों को इस्तेमाल किया अपनी वो करने के लिए, और एक पॉइंट पे हमने उनको एक तरह से उनको पेट्रनेज भी दी, उनको बैक भी किया हमारी रियासत में। वो अब हमें बताया जाता है कि वो पॉलिसी अब खत्म हो गई है, लेकिन अगर खत्म हो गई है तो फिर एक आप डिसाइड कर लेना कि ये करना बहुत आसान है, रियासत के लिए कोई मुश्किल इसमें नहीं है। आप जब एक नैरेटिव बनाते हैं ना, एक हुकूमत अगर कोशिश करे कि वो नैरेटिव बनाएगी, वो लोगों को बताएगी कि बस बहुत हो गई है, अब जो कानून अपने हाथ में लेगा, अब जो किसी दूसरे मुसलमान को काफिर कहेगा या किसी दूसरे मजहब के खिलाफ नफरत उकसाएगा, उससे हम जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली डील करेंगे, तो फिर कोई बंदा अपनी ये गुंडागर्दी कंटिन्यू नहीं रख सकता। मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि तहरीक लबैक का जब धरना हुआ था पीएमएलएन के टाइम पर, पीएमएलएन की जब हुकूमत थी, तो उस टाइम पर उन्होंने फैजाबाद को पूरा बंद कर दिया था, और उन्होंने इस्लामाबाद कैपिटल हमारा स्टैंड स्टिल पे आ गया था, और उन्होंने अपनी वो खादिम रिजवी जो हैं, जो इस्लाम के वैसे तो इस्लाम की बात करते हैं लेकिन जिस तरह की वो गालियां देते हैं वो सबको पता है, तो उन्होंने क्या क्या हुकूमत को कहा, मिनिस्टर्स को गालियां दी, हमारी रियासत को गालियां दी, लेकिन उनको कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ थोड़ी सी ऐसी रेड लाइंस क्रॉस कर ली उन्होंने, मतलब मिलिट्री के बारे में भी कुछ ऐसी बातें कर दी, बस फिर हमारी रियासत ने डिसाइड कर लिया कि नहीं अब इसको जो है वो हमने नहीं करना। तो फिर अब वो पीएमएलएन के टाइम पे चलो उसे करने दिया, उसके बाद जब पीटीआई के टाइम पे वो दोबारा आए तो वो थोड़ी एक दो दिन उन्होंने किया प्रोटेस्ट, उसके बाद फिर जब उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की तो उसके बाद फिर आप देखें कि उनको अरेस्ट भी कर लिया। अब उनके जो है वो उनके जो काफी सारे वर्कर्स को अभी कुछ महीने पहले जो है वो एक कोर्ट ने, एंटाई टेररिज्म कोर्ट ने सजा भी सुना दी। वैसे ये नहीं होना था, ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारी रियासत ने डिसाइड किया। तो सिर्फ ये करना है कि रियासत ने डिसाइड करना है कि बस हम नहीं करेंगे, तो हमें चाहिए कि हम हुकूमत को बताएं, हम अपनी कैपेसिटी में हुकूमत से ये डिमांड करें, अपनी रियासत से ये डिमांड करें कि आप खुदा के लिए समझें
कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह ही हमारी इमेज खराब रहेगी, लोग हमें ऐसी इसी नजर से देखते रहेंगे अगर हम अपनी इस जो प्रॉब्लम है एक्सट्रीमिज्म की, इसके खिलाफ स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं लेते और एक फैसला नहीं करते कि अब हमने इसकी इजाजत नहीं दी। और एक चीज तो इन्होंने ये जो ब्लास्फेमी लॉ जो है और या बल्कि वो अहमदीज वाला जो है, ये तो सॉरी अहमदीज वाला जो है वो तो भुट्टो साहब के जमाने में भुट्टो साहब लेकर आए थे, क्योंकि उन्हें जो थे वो ये जो मजहबी जमातें थी इनसे वोट चाहिए थे। लेकिन पाकिस्तान में कभी भी अगर इलेक्शंस चेक किए जाए तो कभी भी कोई मजहबी जमात जो है वो कभी हुकूमत बना नहीं पाई है। होता जरूर है, इनका थोड़ा बहुत हिस्सा होता है जो सिर्फ ये डराने में ही लेकर आते हैं लोगों को, लेकिन जो भी हमारे लोग गवर्नमेंट आती नहीं है वो चाहते। इनसे डरती है। जो गवर्नमेंट आती है वो बिल्कुल फनाटिक किस्म के जो मौलवीज हैं, जो फनाटिक किस्म के जो हमारे यहाँ एक पाई जाती है ना, क्या कहना चाहिए उसको, जो हर वक्त किसी भी बहाने से किसी को मारने को तैयार होते हैं, और उन्होंने फैसला करना होता है कि मैं और आप जन्नत में नहीं जाएंगे, वही जन्नत में जाएंगे। तो ये चीज उन्हें अपना नहीं पता होता, लेकिन उन्हें दूसरे का पता होता है। तो इस चीज से तो हर गवर्नमेंट जो है वो घबराती रही है, और आज जो इमरान खान की गवर्नमेंट है वो भी से अलग नहीं है। वरना इमरान जी, खान हर जगह तस्बीह तो लेके, घबराती है बट वो रोक सकती ये है बताए ना, वो। वो हर जगह तस्बीह लेके घूम रहे होते हैं, कहीं भी जाते हैं। वो एक आपका प्राइवेट मामला है, आप तस्बीह पढ़ रहे हैं, आप अपने घर में पढ़े, आप जहां मर्जी पढ़ना है, लेकिन आप अमेरिका जा रहे हैं, वहां भी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं, आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, क्या दिखावा कर रहे हैं, किस चीज का? सिर्फ यही ना मौलवियों को खुश कर रहे हैं, देखो मैं तो तस्बीह लेके घूम रहा हूँ। जितना बिल्कुल बिल्कुल इमरान खान साहब ने की जो पुरानी पिक्चर्स हैं, जो पुरानी फुटेजेस हैं, वो बहुत मॉडर्न आदमी थे, हर जगह पे खड़े हैं, यूरोप में, अमेरिका में, उसी तरह से सूट पहना हुआ है, उसी तरह से शराब के गिलास भी होते थे अक्सर उनके हाथ में, तो हर सब कुछ कर रहे हैं। और अब देखे तो कभी वो किसी मजार पे जाके सजदे करते हुए नजर आते हैं, वो तो मेरे ख्याल है शायद 65 क्रॉस करने के बाद शायद सभी ऐसे हो जाते होंगे। लेकिन मुझे उनकी ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, डिसबैलेंस्ड है। बिल्कुल, ये आप सही कह रही हैं। और ये हमारा जो है ना, ये शुरू से एक है कि हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो पब्लिक लाइफ में जब नजर आते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि वो मजहब जो है वो बहुत अपने आप को मजहबी करें, और ताकि अपने वोटर्स को वो कह सके कि देखो हम ज्यादा मजहबी हैं और हम जो है वो ज्यादा इस्लाम को बड़ा अच्छा करेंगे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ा काम करेंगे अगर हम आ जाए। भाई क्या अब इस्लाम पहले ही है पाकिस्तान के अंदर, सब हैं मुसलमान, आप किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? पहले ही सारा पाकिस्तान मतलब मेजोरिटी है, ये एक मुस्लिम कंट्री है, आप क्या कौन सी यहाँ पे तबलीग करने लगे क्योंकि हम पहले ही मुसलमान हैं। तो ये, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये कभी ऐसा नहीं होता कि ये अगर आप ऐसे करें तो वो आपको छोड़ देंगे। मतलब एक्सट्रीमिस्ट जब इमरान खान की तरफ आएंगे, मतलब गॉड फॉरबिड, मैं ये नहीं कहती इवन दो आई डिसएग्री विद इमरान खान, बट अगर उनके खिलाफ कोई ऐसी बात होती है, बिगेटरी होती है या कोई इंतहा पसंद कोई कहता है, तो मैं उसकी मजम्मत करूंगी। लेकिन ये आप देखिए, भुट्टो साहब ने, जैसे आपने कहा, उन्होंने अहमदीज को काफिर डिक्लेयर किया, लेकिन क्या उन इंतहा पसंदों ने भुट्टो साहब को छोड़ दिया? नहीं, उन्होंने भुट्टो साहब को उसी तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन का निशाना बनाया, यही कहा कि ये गलत है, ये इस्लाम जो है ये नहीं समझता, और ये उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी उसके ऊपर तनकीद और वो सारा कुछ उनको मतलब ऐसे अटैक किया उनको। और आप देखेंगे इमरान खान जो है वो भी मतलब इतना ज्यादा सबके बावजूद, जैसे आप कहने की तस्वीर करते हैं, वो सारा बार बार हर अपनी स्पीच के अंदर इस्लाम को लेकर आते हैं और मतलब ये सारी एनालॉजीज बनाते हैं, उसके बावजूद जब उनकी हुकूमत ने इस्लामाबाद के अंदर एक हिंदू मंदिर बनाने की वो की, तो अप्रूव किया कि हम बनाएंगे यहाँ पे, तो वो इतना मतलब कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत ने उनके सामने घुटने टेक दी। अब इमरान खान जो है वो उनको कह सकते हैं कि आप हमें ये ना कहें कि आप हमें मतलब गैर मुस्लिम से वो होने के ताने और इस तरह की बातें ना करें, क्योंकि इमरान खान का खुद जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस्लाम का नाम इस्तेमाल करते रहे। लेकिन इवन इमरान खान जो है वो भी उनके सामने नहीं रह सके और उनको जो है वो उनकी बात माननी पड़ी। और जो मतलब वो इतने ज्यादा लोग भी नहीं थे, कोई प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ था कि बाहर जैसे हो जाए, बस कुछ लोगों ने ये कहा था कि ये हुकूमत जो है गलत कर रही है और ये गैर मुल्की एजेंडा है और ये जो इस्लाम के खिलाफ साजिश हो रही है, जो अगर कैपिटल में वो बन रहा है, मंदिर बन रहा है। तो इमरान खान ने अपना फैसला वापस ले लिया। तो इसका सबक इससे ये होता है हमें कि आप जितनी भी कोशिश कर लें, जितना भी इस्लाम इस्तेमाल कर लें अपने वो उसके पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल गेन्स के लिए, लेकिन एक टाइम पे जब ये आपके खिलाफ आ जाएंगे ना, तो फिर आपने मतलब इमरान खान के, जैसे आपने बताया, उनके बारे में तो और ज्यादा चीजें जो उनकी पुरानी जो जिंदगी है, जैसी तस्वीरें हैं, तो वो तो और इस्तेमाल हो सकती है। तो इसलिए आप उनको जितना भी अपीज कर लें, जितना भी आप उनको वो कर लेंगे
उनकी ईगो मसाज करने के आप बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लेकिन वो आपकी तरफ भी आएंगे, वो आपको भी करेंगे। तो सबक सियासतदानों को ये सीखना चाहिए कि आप ये करना बंद कर दें इस पॉलिसी को, और मजहब को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आना चाहिए। मजहब और रियासत का आपस में ताल्लुक नहीं होना चाहिए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत क्लियरली ये कह दिया था हमें 11 अगस्त की उनकी जो स्पीच थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अफेयर्स के अंदर मजहब का कोई अमल दखल नहीं होगा। उन्होंने कहा था कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क एंड टू ऑल अदर वर्शिप प्लेसेस इन दिस कंट्री। ठीक है, तो ये आपने उस स्पीच को भी हमारी ब्यूरोक्रेसी ने सेंसर किया, वो नहीं आई। अब टेक्स्ट बुक्स के अंदर नहीं है, ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि उन्होंने ऐसी कोई बात की थी। ज्यादातर लोग जो है वो समझते हैं कि जिन्ना साहब जो है वो बहुत ही वो कोई एक्सट्रीमिस्ट थे, वो पाकिस्तान में बस मुसलमानों को ही चाहते थे। और वो हालांकि उन्होंने ऐसा नहीं, उन्होंने अपनी कैबिनेट, अपनी जो एक टीम थी उनकी हुकूमत की, उसमें माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन दी। इवन अहमदी जो है सर जफरुल्ला खान, वो अहमदी थे, उनको रिप्रेजेंटेशन दी। ठीक है, तो ये इस्लाम को जो है इन्होंने गलत वो किया है। हमारा बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये कि शुरू से ही जो है वो पाकिस्तान की गलत हिस्ट्री जो है उसको गलत नैरेटिव था, जो असल हमारा विजन कायदे आजम का था जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, उसमें ये भी शामिल था कि माइनॉरिटीज को भी बराबर के हकूक मिलेंगे। लेकिन वो हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, और वो ऐसे वैसे इग्नोर कर दिया, बल्कि एक सोची समझी वो प्लानिंग हुई जिसके तहत ही, और वो अभी तक ऐसे अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। तो इसका आई थिंक सोल्यूशन सिर्फ ये है कि हम जैसे लोग आवाज उठाते रहें और बिल्कुल थके ना। आई नो इट्स फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स कि हम एक ही बात बार बार कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। अब ये बात हम 2010 में भी यही कर रहे थे कि ये सलमान तासीर के साथ जो हुआ ये बहुत गलत हुआ है, और ये तो रियासत को इजाजत नहीं देनी चाहिए कानून। और अब ये 2020 आ गया है, और अब भी हम यही बात कर रहे हैं कि ये रियासत को नहीं करना चाहिए। तो कोई मतलब चेंज जो है वो नजर नहीं आती, बट दैट्स नो रीजन टू स्टॉप। वी शुड आई थिंक कीप ट्राइंग। लेकिन ये देखे ना कि इन्होंने सिंध और कराची में जो है वो दो मंदिर जो है, उसका मैंने सुना था, बल्कि मुझे बताया था हारून सबरयाल साहब जो है, सबदयाल साहब, उन्होंने कि उसको वॉशरूम्स बना दिया। ठीक है, इनको शर्म नहीं आती कि ये किसी की इबादत की जगह को इन्होंने वॉशरूम बना दिया है या टॉयलेट बना दिया है। अगर कोई इंडिया में किसी मस्जिद को टॉयलेट बना दे, फिर देखेंगे कैसे ऊपर तक छलांगे मारेंगे सारे मौलवी, कैसा कैसे होगा। लेकिन इज्जत तो तभी मिलेगी ना जब आप दूसरे की चीज को भी इज्जत देंगे। अगर आप दूसरे के रिलीजन को इज्जत नहीं देंगे तो आपको भी फिर उसी तरह का देखने को मिलेगा। अब जो सिंध में जो बच्चियां उठा उठा के ले जाते हैं, ये सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, ये क्रिश्चियंस में भी है। मेरे शो में आए थे आमिर अमजद, जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी से हैं, उन्होंने बताया कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी जो कम उम्र बच्चियां हैं उनको उठा के ले जाते हैं और इसी तरह के ग्रुप्स, और उसके बाद जो है उनको कहा जाता है जी इस्लाम कबूल करो, और इसी किस्म का उधर भी हो रहा है, यानी क्रिश्चियन में भी हो रहा है। पाकिस्तान में माइनॉरिटी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, सबके साथ ये हो रहा है। लेकिन मुझे हैरत है कि जो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो हमारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, कोई कुछ नहीं बोलता, किसी की आवाज नहीं निकलती। ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें पता है और उन्हें नहीं पता है? उन पे रेटिंग्स नहीं आती ना, उस पे उनको तो रेटिंग से वो है कि जो जिस बात पे उनकी रेटिंग्स आती हैं, आप कैट फाइट कराएं पॉलिटिशियंस के बीच में, दो पॉलिटिशियंस आपस में लड़े, एक दूसरे के ऊपर ग्लास फेंक दे, कोई उठा के चीज फेंक दे, एक दूसरे पे पर्सनल अटैक शुरू कर दें, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है उनके लिए। तो वो इस तरह की बातें करते हैं, उनको इस बात से कोई वो लेना देना नहीं है कि क्या बात करना जरूरी है। उनको इस बात से वो है कंसर्न कि क्या किस बात पे ज्यादा लोग देखेंगे और वो ज्यादा उस पर डिबेट होगी और वो होगी, जो कि बहुत अनफॉर्चुनेट आई थिंक। बट आई थिंक वी शुड, अब पाकिस्तान में अगर आप थोड़ी सी अगर उम्मीद की बात कर लें, क्योंकि हमने बहुत डिप्रेसिंग बातें कर दी है, तो वो ये है कि सोशल मीडिया जो है वो अब एक तरह से पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो अब इसके जो है सोशल मीडिया की वजह से काफी ऐसी डिजिटल आउटलेट्स भी आई हैं जो कि आवाज उठाती है। मैं अगर अपने जो नया दौर है आपको पता होगा, उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम आवाज उठाएं। और भी ऐसे बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर माइनॉरिटी राइट्स की भी बात होती है, जो आप कह रही हैं कि लोग यूजुअली नहीं करते मेन स्ट्रीम मीडिया पे। तो वो एक तरह की आप कह रहे हैं सिल्वर लाइनिंग है कि हमें अभी सोशल मीडिया की वजह से एक तरह से लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे इश्यूज नहीं आते, जो हमारे टीवी के ऊपर 8 बजे की जो वो होता है शो, उसमें नहीं आ सकते, उसको हम इसलिए देखें। अब देखिए ये जो पेशावर वाला वाकया, ये किसी ने उस तरह से कवर नहीं किया, किसी शो के ऊपर नहीं आया हमारे टीवी के ऊपर, लेकिन हमारे उस पर बिल्कुल
लोगों ने किया, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा था। तो ये जो सोशल मीडिया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और हम मतलब दुआ ही कर सकते हैं कि इसको हमारी हुकूमत बैन ना कर दे। और क्योंकि अगर ये मुझे नहीं लगता वैसे वो करेंगे, क्योंकि पीटीआई का भी काफी हद तक जो है वो रूलिंग पार्टी जो है उसका भी सोशल मीडिया के ऊपर वो मतलब एक तरह से डिपेंड भी करते हैं, क्योंकि वो शुरू उन्होंने पीटीआई जो है वो शुरू मतलब पॉपुलैरिटी जब उनको मिली तो वो सोशल मीडिया के थ्रू पहले मिली थी, और अब जो है वो एक पूरी ट्रोल आर्मी की तरह बन गई है। लेकिन सोशल मीडिया पे थ्रेड्स भी आती हैं डिफरेंट किस्म की, जो बाद लोग कुछ भी कह रहे होते हैं, गोली मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस किस्म के लोग भी हैं जिनके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो अपनी जो ओरिजिनल आईडी है उसके साथ आके बात कर सके। वो लोग ज्यादा हैं और फेक आईडीज बना के आपको धमकियां लगा रहे होते हैं। बिल्कुल, वो ज्यादा है एक्चुअली। जो मैं जिनकी बात कर रही हूँ वो अनफॉर्चुनेटली कम है जो प्रोग्रेसिव आउटलेट्स हैं। आप देखें, मैं आज सुबह में देख रही थी कि वो जो हमने पेशावर वाले वाकये की बात की, उसका जो टॉप ट्रेंड हमारा पाकिस्तान के जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स थे उसके अंदर जो टॉप ट्रेंड था वो कोई ऐसा था कि गाजी उसके नाम के साथ लिख के तो उसे सेलिब्रेट कर रहे थे उस कातिल को। तो मतलब एक अगली साइड भी आपकी सोसाइटी की दिखाती है, बट एट द सेम टाइम इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स के मतलब हमें पता चल जाता है ना कि सोसाइटी के अंदर ये है, तो फिर हम उसको एक तरह से करने की कोशिश करते हैं। इससे पहले और भी वाकयात हुए थे कि अभी 3-4 दिन पहले ट्विटर पे आई एम नॉट श्योर आपने देखा है, लेकिन उसमें कुछ चल रहा था कि कोई बंदा है उसने कोई ऐसी ट्वीट कर दी जो ब्लास्फेमस, किसी ने कहा कि ये ब्लास्फेमस ट्वीट है, उसके खिलाफ वो ट्रेंड चलाने लग गए कि इसको आप सजा दो, इसको अरेस्ट करो। तो फिर उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेसिव लोगों ने फिर स्टैंड लिया, उन्होंने जो है वो काउंटर ट्रेंड्स बनाना शुरू किए जो ताकि वो जो ट्रेंड हेटफुल ट्रेंड था उसको वो नीचे की तरफ ले आए। तो वो एक तरह से मेरे लिए थोड़ा सा वो था एक उम्मीद की किरण जिसे कहते हैं ना कि लोग ट्राई तो कर रहे हैं ना वो करने की, उनको पता चल रहा है कि हमने वो करना है। तो आई थिंक द सोल्यूशन इज टू कीप ट्राइंग एंड कीप पुशिंग द गवर्नमेंट टू एक्ट एंड टू मेंड इट्स वेज, क्योंकि इसके अलावा कोई वो नहीं है। हम कोई ऐसी ओवरनाइट इसका जो सोल्यूशन है वो सिर्फ हमारी स्टेट के पास है, हमारे पास नहीं है। वो स्टेट अपनी पॉलिसी चेंज करेगी तो फिर ऐसे होगा, और हमें जो है इसकी कोशिश करनी चाहिए। अब देखें जैसे हमारी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बताया गया है कि आपका इंडिया आपका दुश्मन है, तो सबसे बड़ा मसला यहाँ पे ये है कि ये इंडिया आपका बड़ा दुश्मन है। लेकिन आप देखें कि ये इंतहा पसंदी क्या हमारी दुश्मन नहीं है? जैसे उस कोर्ट रूम के अंदर उस बंदे को मारा, वो हमें भी मार सकते हैं, वो किसी को भी मार सकते हैं। तो ये क्या ये सबसे बड़ी जी आप सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि वो हमें इनको एक लाइसेंस टू किल मिला हुआ है और वो मार सकते हैं। तो इस वक्त तो मेरे ख्याल से इंतहा पसंद लोग जो हैं वो हमारा सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ा दुश्मन हमारे लिए है। लेकिन हमें जो है इन बातों में उलझाया जाता है। अब ये इंडिया का और हमारी लड़ाई, अगर आपके क्योंकि फॉलोअर्स भी इंडिया से बहुत ज्यादा है तो मैं उनको अगर बताना चाहूँगी ये मतलब गवर्नमेंट्स के बीच में लड़ाई होती है कि ये अपनी ईगो का इश्यू होता है। लोग पाकिस्तान का जो नौजवान है, इंडिया का नौजवान है, वो कैसे डिफरेंट है? उनके एक जैसे मसाइल हैं, एक जैसे इश्यूज हैं, एक जैसी उनकी सोच है, एक इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज है हमारे बीच में। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं वो इस तरह करती हैं और फिर हमें बताया जाता है कि आप दुश्मन है। ये हमें पढ़ाया गया है ना बचपन से कि इंडिया आपका दुश्मन है, तो अब हम उसको दुश्मन नहीं समझेंगे। आई डोंट एग्री विद दिस कि इंडिया, मैंने पहले भी कहा था, कमर चीमा साहब के शो में भी कहा था, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। सिर्फ हमें उनकी कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज है जिससे हमेशा प्रॉब्लम हो सकता है, और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं जिससे इंडिया को या दुनिया में किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। इंडिया हमारा दुश्मन है ना इंडियंस हमारे दुश्मन है। मैंने तो यही देखा है कि जैसे मैंने उधर भी कहा था कि एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी बात करते हैं, कि जैसे मुझे नहीं आता कि जब एक दूसरे को मैं देखती हूँ लड़ते बहुत हैं, ट्विटर पे भी बहुत लड़ते हैं, तो जब ये लोग ट्विटर पे लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे को अगर कुछ गालियां देते हैं तो वो भी एक ही जैसी होती है और दोनों को समझ आ रहा होता है। हाँ बिल्कुल, इतनी सिमिलैरिटीज हैं। और आप देखिए जब बाहर जाते हैं ना, कहीं अमेरिका में या दुबई में मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो वहां पे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। सारी वो जो होती है वो यहाँ के लिए रखी हुई है, क्योंकि वहां पे फिर पता चलता है ना कि हम कितने सिमिलर हैं, तो वहां पे और अंदाजा होते हैं। तो वो कहते हैं आई थिंक ये हमें पढ़ाया गया है बचपन से, शुरू से, कि आपका इंडिया दुश्मन है। ये आप बिल्कुल सही कह रही है, गलत बात है, गलत नैरेटिव है, ये हमें उलझाने की कोशिश की जा रही है। और इसका बहुत बड़ा ताल्लुक हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी से भी है कि वो हमारी पॉलिसी उन्होंने ऐसी रखनी है ना कि वो बार बार बताते जाएंगे इंडिया से बड़ा खतरा आ रहा है, तो हमें वो करना चाहिए और वो इस तरह की बातें। ठीक है, तो ये खतरा जो है आई थिंक अभी हमें अपने आप से है इस वक्त, तो इस एक्सट्रीमिज्म के मसले से है। इसको जब तक फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है वो हम पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, एक्सट्रीमिज्म हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। और कम से कम हम अपने लेवल पे तो काम कर ही सकते हैं कि जो हमारी फैमिली में जो लोग हैं, जो हमारी फैमिली के जो या आसपास फ्रेंड्स हैं,
उनको, उनके बच्चों को तो हम ये सिखा ही सकते हैं कि हमारा दुश्मन असल में है कौन। हमारे दुश्मन हम खुद हैं। इस तरह की जब हम लोगों को गोलियां मार देंगे, लोगों की बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, सिर्फ उनके अकीदे के ऊपर हम मारना शुरू कर देंगे, तो ये चीज हमारी दुश्मन है। इंडिया इतना फालतू नहीं बैठा हुआ कि वो हमें आके मारना शुरू कर दे। ये हमारी अपनी हरकतें, हमारे करतूत हैं, और कोई कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है। थैंक यू सो मच कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं वो जाने से पहले जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब इसके आगे आप देख सकेंगे कि परवेज हुड भाई ने क्या कहा, और हम देखते हैं कि डॉक्टर परवेज हुड भाई ने हमारे जो क्वेश्चंस थे, उनको मैंने 5-6 भेजे थे, तो उसमें से उन्होंने किसका क्या रिप्लाई किया। बाकी टॉपिक्स यही है जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।